Good morning, everyone. Let's continue with our topic constitutional design, which we have started last week. Till that time, we have already gone through the topic what is a constitution. Then after, what are the problems faced by us to make our constitution? Who are the persons who played a major role to make our constitution? Who made our constitution? हमने अब तक पढ़ा संविधान है क्या, क्यों जरूरी है, क्या क्या समस्याएं हैं हमारे सामने, किसने हमारा संविधान बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन कौन उसके मेंबर थे, कितने मेंबर थे, कितना समय लगा और किस प्रकार इस संविधान को आज तक चैलेंज नहीं किया गया. Why it was not challenged by anyone till now. सब प्रोविजंस आर चैलेंज, कुछ ऐसे प्रावधान थे जिनको कि चैलेंज किया गया, बट ओवरऑल इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. अगर ओवरऑल बात करें तो सब संविधान, सबसे अच्छा संविधान भारत का अगर दोनों से कंपेयर करें तो आज तक पूरे संविधान के ऊपर किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी सोशल ग्रुप ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाई. ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे संविधान की. उसका कारण भी हमने पढ़ा था. नॉट ओनली द व्यूज ऑफ और द आइडियाज ऑफ द मेंबर्स वर देयर, बट ए कॉमन कंसेंसस वाज मेड. एक आम सहमति बनाई गई. लेट्स कंटिन्यू. व्हाट आर द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब हमारा संविधान बनाया गया तो किन चीजों के द्वारा हम प्रभावित है, किस प्रकार की चीजों को हमारे संविधान में समावेश किया गया. अब इसमें हम पढ़ेंगे द आइडियाज एंड ओपिनियन ऑफ द मेंबर्स एज वेल एज व्हाट वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. हम अपने संविधान के बारे में खुद क्या सोचते हैं और जो हमारे पास जिन्होंने मिलकर संविधान को बनाया या फिर जो हमारे पास तो फ्रीडम स्ट्रगल में द मेन लीडर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल जो भी महत्वपूर्ण नेता रहे उनके विचार किस प्रकार के थे, उसमें हमारे ड्रीम और प्रोमिसेस की हमारा क्या कुछ सपना रहा, क्या कुछ हम आगे चाहते हैं हमारे देश के लिए. उसी की शुरुआत में हमारे पास गांधी जी की एक मैगजीन 1931 में यंग इंडिया, उनके अंदर उनके विचार लिखे हुए हैं कि किस प्रकार का भारत हो आजादी के बाद. तो उसमें उन्होंने जो अपने विचार रखे हैं, उन्होंने क्या माना है कि भारत वास्तव में आजाद किस दिन होगा, केवल आजादी की घोषणा कर देना ही कि आफ्टर 15 अगस्त ऑफ 1947 वी आर फ्री, 15 अगस्त 1947 के बाद सब स्वतंत्र है. तो इसका मतलब सब स्वतंत्र नहीं हुए. वास्तविक आजादी कब मिलेगी, ऑल विल बी फ्री फ्रॉम एवरी पेन एंड सफरिंग. सब सारी परेशानियों से दूर हो जाएंगे. उसमें देखा था सबको समानता का व्यवहार मिले. ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ. सब कानून के सामने बराबर हैं. ऑल आर ट्रीटेड इक्वली इन द सोसाइटी. समाज में सबके साथ बराबरी का व्यवहार हो. उसके साथ साथ अनटचेबिलिटी मस्ट बी अबोलिश्ड. जो हमारे पास छोटे और बड़े का भेदभाव है, छुआछूत का, उसको खत्म कर दिया जा सके. समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो भी ड्रिंक्स वगैरह, उनके सारे शराब वगैरह, वो सारी जिस तरह की बुराइयां हैं जो वो सारी खत्म हो जाए. सबको बराबर का मौका मिले. गरीब से गरीब व्यक्ति को ये लगे कि ये मेरा भारत है, यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसकी आवाज सुनी जा रही है, उसकी आवाज की इंपॉर्टेंस है. सरकार में उसकी आवाज को इंपॉर्टेंस है, उसकी आवाज को इंपॉर्टेंस दी जा रही है. जब हर एक व्यक्ति को ऐसा लगेगा उस दिन वास्तव में भारत आजाद होगा. ये किसके विचार थे? महात्मा गांधी के. अब उसके बाद दूसरे जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. अब उन्होंने भी समय समय पर, हालांकि दे क्रिटिसाइज महात्मा गांधी एट सो मेनी टाइम्स, बहुत बार उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों की आलोचना की थी, लेकिन इस इनइक्वालिटी के खिलाफ जो महात्मा गांधी ने बात की, जो ऐसा मानता है हमारे समाज में खत्म हो तब जाके वास्तव में भारत आजाद माना जाएगा. तो इस बात को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी अपनी स्पीच में, जब हमारे संविधान को अपनाया गया तो स्पीच दी गई, उसके अंदर इन्होंने भी इसको इंडिकेट किया है. उसमें दे रखा है वी आर एंटरिंग इन द लाइफ ऑफ कंट्राडिक्शन. कंट्राडिक्शन विरोधाभास, यानी कुछ हमारे फेवर में कुछ अगेंस्ट में इस प्रकार की चीजें हो जहां पूरी तरह स्पष्ट नहीं है सही है या गलत, तो उसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन. तो इसी प्रकार का उन्होंने बोला कि हम आजादी के बाद ऐसे भारत में प्रवेश कर रहे हैं जहां की कंट्राडिक्शन है लाइफ में, जीवन में. अब वो किस प्रकार है, उन्होंने इसमें मेंशन किया इन पॉलिटिक्स वी हैव इक्वलिटी. अगर राजनीति की बात करें तो हमारे सामने समानताएं हैं. समानता क्या थी? एवरीवन और एवरी एडल्ट इज गिवन द राइट टू वोट. हर एक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के राइट टू वोट दे दिया गया, वोट का अधिकार दे दिया गया. एवरी वोट हैज इक्वल वैल्यू. हर वोट की कीमत बराबर है.
यानी पहले भी आपको बताया गया है, चाहे वो वोट रामनाथ कोविंद जो देश के प्रेसिडेंट है वो डाले, चाहे वो वोट कोई भी सामान्य व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति डाले, वोट तो एक ही काउंट होगा, यानी वोट की कीमत भी बराबर है, सबको वोट का अधिकार भी दे दिया गया। ये तो थी इक्वलिटी। कौन सी इक्वलिटी? पॉलिटिकल। इन पॉलिटिक्स, राजनीति के अंदर तो समानता दे दी हमने, लेकिन देयर इज इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी एंड इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था की बात करें या फिर हमारे समाज की बात करें तो इनइक्वालिटी रही। तो ये थी कंट्राडिक्शन। एक तरफ तो हमने समानता दे दी, दूसरी तरफ हम समानता नहीं दे पाए। कहां? सोसाइटी बात करें तो हमारे यहाँ देयर इज अ डिफरेंस, बिग डिफरेंस ऑफ लोअर एंड अपर कास्ट के, हमारे जाति के आधार पर बहुत सारा अंतर था। उसके बाद इकोनॉमी की बात करें तो हमारे यहाँ कुछ व्यक्ति ऐसे जिनके पास 2 समय का खाना नहीं, और दूसरी तरफ ऐसे व्यक्ति जो आराम से लग्जरी लाइफ भी जी सकते थे। तो इनइक्वालिटी ऑफ इकोनॉमी के, एक तो बराबर के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, बराबर का पैसा नहीं है, लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे, दूसरी तरफ लग्जरी लाइफ जीते हैं। एक तरफ ऐसे कि हमारे समाज में उच्च और उसके साथ साथ निम्न जाति का अंतर, ये लोग निम्न स्तर के हैं, ये हाई सोसाइटी का स्टेटस की बात करें तो ये इन्होंने भीमराव अम्बेडकर ने इस बात को अपनी पहली स्पीच में जब क्वेश्चन असेंबली ने अपने प्रस्ताव रखा उसमें उठाया। उन्होंने बोला जब तक हमारा कंटिन्यू रहेगा, एक समय ऐसा आएगा हमारा लोकतंत्र खतरे में होगा। ये तो पॉलिटिक्स में इक्वलिटी, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर हम समानता नहीं लेके आ पाए इकोनॉमी में और उसके साथ साथ सोसाइटी के अंदर। अब तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे पास स्पीच इसमें दे रखी है वो है किसकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उसमें एक वर्ड है ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। ट्राइस्ट एक समझौता, ए सीक्रेट डील। हमने अपने भाग्य जो कि आने वाला था एक समझौता किया था कि हमने कसम ली थी कि हम अगर आजाद हो गए, यानी हमारे भाग्य ने साथ दिया तो हम अगर आजाद हुए तो हम क्या करेंगे। उन्होंने इस वर्ड को वापिस इस्तेमाल करते हुए बोला नाउ इट इज द टाइम टू रीडीम इट। जो शपथ हमने ली थी, जो कसम हमने खाई थी, उसको अब पूरा करने का समय आ गया है। और उसमें उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया था नॉट होली और कंप्लीटली सब्सटेंशियली मतलब शक्तिपूर्ण, कठोरता से। तो उन्होंने ऐसा नहीं कि हम इसको केवल पूरा करने का प्रयास करें, बिल्कुल मजबूती से प्रयास करें, उसको करें। उसके साथ साथ हमने बहुत सारे उसमें साफ वर्ड दे रखा है, वी हैव फेस्ड सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड सफरिंग्स इन द पास्ट। हमने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है एंड साइलेंटली वी फील दैट, और हमने शांतिपूर्वक सारी चीजों का सामना किया। लेकिन अब समय आ गया है कि हमने जो कसम खाई थी उन सारी चीजों को वापस कंप्लीट भी करें। दूसरा, हमारा टारगेट केवल ये नहीं कि हम आजाद हो गए, हम तब तक अपने आप को आजाद या अच्छा समाज नहीं मान सकते जब तक कि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी है। तो वी आर सपोज्ड टू सर्व द कंट्री, सर्व द ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए काम करें प्रत्येक व्यक्ति। जब तक कि हमारे यहाँ कोई भी एक व्यक्ति भी अगर किसी कारण किसी परेशानी के अंतर्गत है, अगर हमारे यहाँ गरीबी है, बेरोजगारी है, हमारे पास अगर ये बीमारियां हैं, तो हम वास्तव में हमारा जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। ये थे हमारे पास महत्वपूर्ण, उसमें बहुत सारे दे रखे हैं। और आप जब संविधान बनाया गया तो उसमें हमने अलग अलग जो प्रोफेशन थे उनसे लोगों को देखा। जयपाल सिंह आपने इसमें देखा होगा, आप पिक्चर्स देखते हैं अलग, जो कि एक स्पोर्ट्स पर्सन थे। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो एक लॉयर वकील थे। उसके बाद सरोजिनी नायडू जो एक पोएट। तो उसके बाद हमारे पास अलग अलग बैकग्राउंड से लोगों को लिया गया, अलग अलग विचारों के तहत। तो उसमें सब लोगों को शामिल किया गया, इस प्रकार लोगों को शामिल किया गया। जो हमारे पास 299 बचे थे संविधान बनाने के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसमें ज्यादातर हर बैकग्राउंड के व्यक्ति को, हर धर्म, हर जाति और लगभग हर रीजन के हमने रिप्रेजेंटेशन दिया ताकि सबके विचारों को समाहित किया जा सके। अब ये सारे विचार पढ़ने के बाद हमें लगता है कि हमारा संविधान कैसा हो जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति को बराबर का अवसर दिया जाए, प्रत्येक व्यक्ति को की परेशानी को खत्म करने का प्रयास किया जाए, गरीबी बेरोजगारी को खत्म करने का प्रयास किया जाए, और प्रत्येक व्यक्ति मानवता की सेवा के लिए सहयोग करे। ये हमारे संविधान का मूल विचार था उस टाइम पर। उसको हमने इकट्ठा करके किसमें डाल दिया? प्रियम्बल में। उसको हमने इकट्ठा करके प्रियम्बल में। और ये हमने कहां सीखा? जैसे अमेरिका के संविधान की शुरुआत हुई प्रियम्बल प्रस्तावना से, यानी बेसिक जो आइडियल्स है, बेसिक जो गाइडिंग वैल्यूज है, वो संविधान की प्रस्तावना में डाल दी गई। ऐसे ही हमने संविधान की शुरुआत किसे की? प्रियम्बल से की। उसके अंदर हमने जो हमारे आइडियल्स थे, जो हमारी गाइडिंग वैल्यूज थी, उसको हमने प्रियम्बल में लिखा है। और उसके अनुसार जो भी गवर्नमेंट हमारे बनती है, दे आर गोइंग टू फर्स्ट
रीड देम एंड देन आफ्टर गोइंग टू कंटिन्यू द मेक द न्यू लॉज, उसके अनुसार नए कानून बनाए कि उसका कहीं उल्लंघन न हो, उन विचारों को साथ में लेके चला जा सके। उसमें हम प्रियम्बल पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, उसमें एक एक वर्ड जो दे रखा है, जो हमारे पास महत्वपूर्ण वर्ड है, उनका हम एक्सप्लेन करेंगे कि किसका क्या मतलब और किस प्रकार हमारे संविधान की वास्तविक आत्मा को दर्शाती है प्रियम्बल। सो वी आर गोइंग टू प्रोसीड इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।